नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। घाटी में हालात सुधरने की जगह बदतर होते जा रहे हैं। आलम यह है कि अब घाटी के लोगों की हिफाजत करने वाले पुलिस वालों तक को मार दिया जाता है। श्रीनगर के नौहट्टा से जो खबर आई वो सिर्फ चौंकाती नहीं, सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर कश्मीर के हालात कब सुधरेंगे। भीड़ इतनी बेकाबू कैसे हो सकती है कि एक ड्यूटी पर तैनात पुलिस अफसर को इस कदर पीट पीट कर मार डाले। सवाल है कि क्या इसके पीछे अलगाववादियों की साजिश तो नहीं? क्या पाकिस्तान के इशारे पर जम्मू कश्मीर में पुलिस वालों को निशाना बनाया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इन अलगाववादियों को, जिन पर सरकार के करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, जो हमारे आपके टैक्स के चुकाए गए पैसे हैं, कब तक बर्दाश्त करेगी सरकार? यह है इस वक्त की बिग स्टोरी, बिग डिबेट कि गद्दारों के खिलाफ एक्शन कब होगा, गद्दारों पर सरकार एक्शन कब लेगी। इस पैनल में मेरे साथ कौन कौन है मैं आपको यह बता देता हूं। मेरे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर शाहनवाज हुसैन है, मेरे साथ मीम अफजल हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर और प्रवक्ता। मेरे साथ इस पैनल में शबनम लोन है, सीनियर लॉयर सुप्रीम कोर्ट। मेरे साथ राकेश सिन्हा है, आरएसएस के आइडियोलॉग। मेरे साथ इमामुन नबी हैं, स्पोक्स पर्सन एआईपी। मेरे साथ विशंबर दयाल साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। मेरे साथ कमाल हाक हैं, रूट्स इन कश्मीर से। इन सब से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को अब तक पनाह देने की न जाने कितनी ही तस्वीरें आपने देखी होंगी। सुरक्षाकर्मी एक तरफ आतंकियों को जवाब दे रहे होते हैं, तभी उन पर पत्थर फेंके जाने लगते हैं। लेकिन अब की बार जो घाटी से खबर आई है, उसे देखने और सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। भीड़ ने ड्यूटी पर तैनात डिप्टी एसपी मोहम्मद अयूब पंडित को पीट पीट कर मार डाला। अलगाववादी नेता मीर वाइस फारूक घड़ियाली आंसू बहा रहा है। घाटी में अमन की कोशिश में अब तक नाकाम महबूबा मुफ्ती के पास शायद कहने के लिए अब भी कुछ नहीं है। बहुत ही शर्मनाक वाकया है। जो लोग आपकी हिफाजत करने के लिए आते हैं, सब्र तहम्मुल से काम लेते हैं, अगर आप इस तरह से ये सलूक उनके साथ करेंगे तो खुदा न खास्ता अगर इनका सब्र जवाब देगा तो फिर शायद वही खुदा न खास्ता वो पुराना वक्त न आए कि आप सड़क पे जिप्सी देखते ही लोगों को भागना पड़ेगा। जिन लोगों की हिफाजत के लिए डीएसपी साहब को एक्सेस कंट्रोल के लिए मस्जिद में लगाया था ताकि कोई गलत अनासर लोगों को डिस्टर्ब ना करे, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोगों ने जो उनको बचाने वाला था उसको शहीद किया और लिंच किया। बहुत अफसोस की बात है। दरअसल डिप्टी एसपी अयूब पंडित पहुंचे थे नौहट्टा की जामिया मस्जिद, ये देखने कि लोग आराम से इबादत कर सकें, सुकून के साथ अपने खुदा की बंदगी कर सकें। लेकिन घाटी में अमन के दुश्मनों को उनकी मौजूदगी नागवार गुजरे और सुकून के इस पहरेदार पर वो वहशी बनकर टूट पड़े। डिप्टी एसपी अयूब पंडित को बुरी तरह से पीटा गया, तब तक पीटा गया जब तक वो बेदम नहीं हो गए। हमारे बेकसूर अंकल को मारा इन्होंने, हमारे बेकसूर हमारे ईमानदार अंकल को मारा। हम इंडियन हैं, हम इंडियन हैं, हाँ, हम हैं। हमारे अंकल को मारा इन्होंने, हमारे अंकल को मारा इन्होंने। जम्मू कश्मीर में गठबंधन की सरकार चला रही बीजेपी की ओर से डिप्टी सीएम निर्मल सिंह सख्त कार्रवाई की बात कह रहे हैं, लेकिन ये भरोसा नहीं दे पा रहे कि भरोसे का कत्ल करने वालों को कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे। जिस तरीके से मॉब ने उसको पकड़ के और किया है, ये बहुत बड़ा क्राइम है, ये मर्डर है और सरकार की ओर से हमारी पुलिस की तरफ से उसी तरीके इसका नोटिस ही लिया जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी। गद्दारों के हाथों एक पुलिस अफसर को खोने के बाद केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर भी कार्रवाई का ही भरोसा दे रहे हैं। ये हमारा अधिकारी की ऐसी तरीके से मौत होना हमारे लिए चैलेंज है। इसमें से कोई बख्शेंगे नहीं, जिन्होंने अपराध किया है वो बचेंगे नहीं, लेकिन आगे ऐसा ना हो इसलिए सुरक्षा बल भी अपने आप को संभाल के रखेंगे, अपनी भी सुरक्षा करेंगे और देश की भी सुरक्षा करेंगे। ऐसी सूचनाएं जा चुकी है। लेकिन इन वादों पर भरोसा कैसे करें? ज्यादा दिन नहीं गुजरे जब 6 जवानों को घाटी में ब्लास्ट में उड़ा दिया गया था। अलगाववादी गिलानी और मीर वाइस फारूक जैसे लोग पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाते हैं और फिर इंसानियत की दुहाई देते हुए अपने दामन को पाक साफ दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन डिप्टी एसपी की हत्या ने एक बार फिर साबित कर दिया है
कि अलगाववादी किसी के सगे नहीं होते, वो चाहे उनके बीच का हो या हिंदुस्तान के किसी दूसरे कोने से उनकी ही हिफाजत के लिए कश्मीर पहुंचा हो। ऐसे में सवाल है कि आखिर कब तक अलगाववादियों को बर्दाश्त करेगी सरकार? आखिर कब तक मीर वाइस जैसे नेता भीड़ को उकसाने में होंगे कामयाब? आखिर पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर में कब तक होती रहेगी पुलिस वालों की हत्या? और सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर कब होगा गद्दारों के खिलाफ एक्शन? तो कब होगा गद्दारों के खिलाफ एक्शन, सीधा सवाल। और सरकार में जो है उन्हीं से पूछते हैं। मेरे साथ सैयद शाहनवाज हुसैन साहब हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर है, और हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी के साथ सरकार में है। शाहनवाज हुसैन साहब, क्योंकि आप अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और सीधे जवाबों के लिए जाने जाते हैं, सर एक के बाद एक पुलिस वालों को लगातार कश्मीर में निशाना बनाया जा रहा है, और अब तो डेप्यूटी एसपी तक को नहीं छोड़ा इन पत्थरबाजों ने, इन अलगाववादियों ने। हम सब ये वेट कर रहे हैं कि कब वहां आप एक ऐसा एक्शन ले ताकि ये मैसेज जाए कि गद्दारों पर एक्शन हो रहा है, जो होता नहीं दिख रहा। देखिए, जो गद्दार हैं उन पर एक्शन हो रहा है। हमारे सेना ने जो आतंकी है उनको बिल में छुपने को मजबूर किया है या उनको मौत के घाट उतारा है। जो पाकिस्तान की तरफ से साजिश हुई है उसको नाकाम किया है। इसलिए उनके जो यहाँ हुर्रियत जैसे जो नेता हैं, जो पाकिस्तान के टुकड़े पर पलने वाले हैं, उनको लगता है कि जनता को भड़काया जाए और भड़काकर इस तरह की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। अभी जम्मू कश्मीर के अंदर पूरी आज़ादी है पैरामिलिट्री फोर्स को कि जो बंदूक उठाएगा, दूसरों को मौत के घाट उतारना चाहेगा तो उसके सीने सर पर भी मौत लिख दी जाएगी। लेकिन आवाम से नरमी का इंस्ट्रक्शन है। चाहे वो आर्मी चीफ ने भी कहा, हमारा आवाम से कोई झगड़ा नहीं, लेकिन आतंकियों से और आतंकप्रस्त लोगों से झगड़ा ज़रूर है। लेकिन जो हरकत कल हुई है शब कदर की रात में, जो इबादत की रात होती है, पूरी रात लोग जागते हैं, अलविदा जुमा से पहले की रात थी। उस दिन वो लोग जो इस्लाम के नाम पर नारा बुलंद करने वाले लोग, क्या जामा मस्जिद के सामने एक बेकसूर ऑफिसर जो उनकी हिफाजत के लिए वहाँ था, उसको जैसे पीट पीट कर मारा है, इनको जितनी शर्म आनी चाहिए वो कम है। सर उसकी निंदा तो जवाब मिलेगा। दो लोग उसकी निंदा तो वो भी कर रहा है जिसके ऊपर आरोप लग रहा है। मीर वाइज उमर फारूक के बारे में कहा जा रहा है कि वो उस जामा मस्जिद में मौजूद था। डीजीपी कह रहे हैं सुबह के कि मीर वाइज उमर फारूक के लोग वहां मौजूद थे, और वो पुलिस ऑफिसर जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि उन लोगों की हिफाजत के लिए था कि वहां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, कोई दिक्कत ना हो, शब कद्र की रात थी, काफी भीड़ होती है मस्जिद में, उसी को पीट पीट के मार डाला गया। तो वहां पर फिर किससे हम ये उम्मीद किससे करें, मीम अफजल साहब, किससे उम्मीद करें कि वो वहां पर शांति व्यवस्था बनाए रहेगा? हमने देखा किस तरह से पत्थरबाजी हुई, हमने देखा किस तरह से सेना के ऊपर पत्थरबाजी हुई, अब तो पुलिस वालों तक को नहीं छोड़ा जा रहा। सर एक के बाद एक सिलसिलेवार ढंग से जम्मू कश्मीर पुलिस को निशाना बनाया जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि ये सब कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश के तौर पर किया जा रहा है। जाहिर है साजिश के अलावा और क्या कहा जा सकता है। और जिम्मेदारी की बात तो पीडीपी बीजेपी की सरकार है, जिम्मेदारी तो उनकी है हर चीज़ को कंट्रोल करने की। रोज़ाना कश्मीर के अंदर जिस तरह से मौतें हो रही हैं, और आज जो ये वाक़या हुआ है रात में 12:30 बजे, सही अभी शाहनवाज साहब कह रहे थे कि शब कद्र है ये, इसको रमज़ान में कहते हैं 27वीं शब, यानी 27 रोज़े में जो रात आती है वो बहुत ही भारी इबादत की रात होती है, और उसमें आदमी जो है भगवान से, खुदा से दुआ करता है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है। ख़ास तौर पे कहा गया है अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, और कहाँ गुनाह करने पर लगे हुए हैं लोग। बहुत ही शर्म की बात है। मुझे तो लगता है कि कभी कभी इस तरह की डिबेट में बैठकर मुझे ये हैरत होती है कि हम कहें क्या, अल्फाज ही नहीं है हमारे पास। जो हमारे दूसरे भाई यहाँ बैठे हुए हैं, शायद वो इस सीरियसनेस को शायद समझते भी नहीं होंगे कि शब कद्र क्या चीज़ है, रमज़ान के अंदर किस तरह बिहेव करना चाहिए एक मुसलमानों को और मुसलमान को, और कहाँ पर एक ऑफिसर को इस तरह से जो बेचारा रात को इंतज़ाम, ये असल में इसलिए गए थे कि आज जुमा था और ये था जुमतुल विदा। ख़ास तौर पर जुमतुल विदा पर जो है इंतज़ाम वगैरह देखने के लिए वो लोग रात को गए, और वहाँ पर उस आदमी को पकड़ कर के जिस तरह से मारा गया है,
इंतहाई शर्मनाक। और मैं ये भी बता दूं, ये लोग सब जानते थे कि ये जो ऑफिसर आया है वो किस काम के लिए आया है। बिल्कुल। उसको जिस तरह से मारा गया, जिसकी बीवी की आपने तस्वीर दिखाई, आपने उसको रोते हुए दिखाया, जो जज्बात में कह रही है कि हाँ हम इंडियन हैं, गोया वहां पर अगर कोई अपने आप को इंडियन कहेगा तो उसका यह हशर होगा क्या, जिस तरह से इन्होंने किया है। मैं पूछना चाहता हूं कश्मीर के अपने लोगों से कि आखिर हो क्या गया है। नहीं, मेरे साथ है कश्मीर का एक बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन मेरे साथ इस पैनल में एंड होगा। सर, कश्मीर का एक बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन है। मेरे साथ पनून इन कश्मीर से कमल हक हैं, मेरे साथ इमामुन नबी हैं एआईपी से, मेरे साथ शबनम लोन है जो कि सुप्रीम कोर्ट की सीनियर लॉयर हैं और कश्मीर से ताल्लुक रखती हैं। तो शबनम लोन, आप ही से सवाल उठाते हैं हम। शबनम लोन, आप कई बार इन डिबेट्स में पत्थरबाजों को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर जताती रही हैं। कई बार आपने कहा कि वो हमारे बच्चे हैं, उन पर आप सख्त एक्शन नहीं ले सकते। शबनम लोन, क्या अब भी इन ऐसे लोगों पर आप सख्त एक्शन नहीं लेने की वकालत करेंगी? और क्या आप आपको अब भी लगता है कि ये लोग गद्दार नहीं है, ये लोग मुजरिम नहीं है? जी, आज एक रेयर मोमेंट है जब जो मीम अफजल साहब और शहनवाज भाई ने कहा, मैं बिल्कुल इनके साथ सहमत हूं। कल लैलतुल कद्र थी, मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है ये, और इबादत के वक्त, इस पाक रात के वक्त जिसने भी पंडित को मारा, जो भी वो लड़के थे, न वो मुसलमान है न वो हमारे हैं, जिन्होंने हमारी कश्मीरी माओं के आंखों में आंसू दे, जिन्होंने उसकी बच्ची के आंखों में आंसू दे, इनको गिरफ्तार कीजिए। और आपके पास दो ही क्यों मिले, आपके पास पूरा कैमरा रोल है। और मेरा निवेदन है अपने भाई मीरवाइज से कि अब की बार रुकना नहीं। मेरे वालिद के कत्ल के वक्त आपने बहादुरी नहीं दिखाई, अब की बारी बहादुरी दिखाओ, खुद पुलिस स्टेशन जाओ, क्योंकि तुम वो वाहिद शख्स हो जो इन तमाम आतंकियों को गिरफ्तार करा सकता है। उसकी गिरफ्तारी क्यों ना? शबनम लोन, डीजीपी कह रहे हैं कि मीरवाइज उमर फारूक के लोगों का हाथ है कि इन कातलों को मीरवाइज उमर फारूक के बारे में, मीरवाइज उमर फारूक के बारे में क्या कहेंगे शबनम लोन? मीरवाइज उमर फारूक का नाम आ रहा है। डोंट अरेस्ट देम, वी विल थिंक दैट दे आर इंडियन एजेंट्स। अगर आपने इन लड़कों को तमाम को गिरफ्तार नहीं किया, ये जो मूसा मैडम मीरवाइज उमर फारूक के बारे में कहिए, नहीं हुए तो हम यही समझेंगे कि ये हिंदुस्तान के एजेंट हैं। आप इनको गिरफ्तार कीजिए, कैमरा पर है। और महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला, धिक्कार है तुम दोनों पर। हिंदुस्तान के एजेंट से कहने का क्या मतलब है आपका? What do you mean हिंदुस्तान के एजेंट? आपसे ज्यादा What do you mean हिंदुस्तान के एजेंट? शबनम लोन, what do you mean हिंदुस्तान के एजेंट? मैं कह रही हूँ, आप मुझे ये बताइए, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इन कातलों को पकड़ो, नहीं कहा। महबूबा मुफ्ती ने कहा कातलों को पकड़ो, नहीं कहा। महबूबा मुफ्ती ने गद्दार कहा है। अपनी अपनी कुर्सियां बचाने के लिए ना जाने कश्मीर को कहां पहुंचाया इन्होंने। मगर हम कह रहे हैं, मीरवाइज, मैं तुम्हारी बहन तुमसे कह रही हूँ, अब्दुल गनी लोन की बेटी तुमसे कह रही है, जाओ पुलिस थाने जाओ। तुमको शुक्र करना चाहिए हिंदुस्तान का, जिन्होंने अभी तक आपको गिरफ्तार नहीं किया। आप उस मस्जिद के वहां पे हेड प्रीस्ट हैं। हिसाबन देखा जाए तो ये कत्ल जो है, आपको कहना चाहिए कि मेरी जिम्मेदारी थी, मैं फेल हो गया। अगर हिंदुस्तान जैसा मुल्क नहीं होता, आप नहीं तो इस वक्त मेरे हिसाब से जेल में होते। अगर आपको हिंदुस्तान ने ये छूट दी है तो आप कश्मीरियों पे ये रहम करें, एक बात जाएं अपने लोगों से कहें। चलिए मैं आपने बड़ा एक अलग स्टैंड लिया है शबनम लोन, आपने एक बड़ा स्टैंड लिया है और मुझे लगता है कि इमामुन नबी आप भी इस स्टैंड को बाय करते हैं जो शबनम लोन कह रही हैं कि अब सलाखों के पीछे होना चाहिए मीरवाइज उमर फारूक को। इमामुन नबी, क्या मीरवाइज उमर फारूक और उनके जैसे अलगाववादियों को अब सलाखों के पीछे नहीं होना चाहिए? शबनम लोन जो कह रही हैं, क्या मीरवाइज उमर फारूक अब गद्दार साबित नहीं होते हैं? एक मॉब लिंचिंग होती है, एक डेप्यूटी एसपी को मार देते हैं, उन पे इतना बड़ा आरोप है। मीरवाइज को मदद करनी चाहिए पुलिस की कि इन तमाम लोगों को। मैडम वो एक्यूज है, इसमें उनके ऊपर आरोप लग रहा है। आप गलत समझ रहे हैं। इमामुन नबी, मैं राकेश ने देखिए, सबसे पहले कातलों को पकड़ लीजिए। मीरवाइज लोन, इमामुन नबी बोलिए। मैडम जी एक मिनट, शबनम जी एक मिनट प्लीज।
हम मजम्मत करते हैं, हमारे पास अल्फाज नहीं है मजम्मत करने की। ट्रैजिक, इनह्यूमन, जो भी आप इसको करार दे, हमारे पास अल्फाज नहीं है इस इंसिडेंट को बयान करने के लिए, और कोई भी अल्फाज इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, कोई भी इस क्लेम को जस्टिफाई नहीं कर सकता है। तो लेकिन एक रिजर्वेशन मेरी इसमें यह है कि आप मीरवाइज साहब को इसके बीच में क्यों ला रहे हैं? ये जो डेथ हुई है, इसके जो सर्कमस्टेंसेस जो हुए हैं जिसकी वजह से ये डेथ हुई है, वो खुद एक कंट्रोवर्शियल एंड सस्पिशियस है। आप मुझे बताइए कि एक पुलिस वाला जो कि इतना सीनियर होके, डीएसपी होके, एक ही अकेला वहां वोलेटाइल इलाके में क्या कर रहा था? इनके पीएसओ कहाँ हैं? इनसे दो चीजें हमें ये कंफर्म ये ना मिल रही है, या तो ये कि ये कॉन्स्पिरेसी थी इनको मारने की, या तो ये मेरी बात सुनिए पहले, लेट मी कंप्लीट। या तो ये कॉन्स्पिरेसी थी या तो ये सिक्योरिटी का ब्रीच था, दोनों में से एक है। हमें बताइए एक सीनियर ऑफिसर जिसके अंदर एसएचओ भी आ सकते हैं। मामून नबी, बड़े अच्छे तरीके से आपने इस पूरी सीन को क्रिएट कर दिया, मजम्मत भी कर दी और फिर उसी पुलिस वाले पे सवाल उठा दिया आपने जो वहां पर आपके भाइयों की रक्षा करने गया था। आपने कहा उस पर सवाल नहीं उठाए। आपने कहा कि ये वहां अकेले, मैंने उस पर सवाल नहीं उठाए। मैं गवर्नमेंट पर सवाल उठा रहा हूं, उस बेचारे को अकेले क्यों भेजा था? और मीरवाइज उमर फारूक जो डीजीपी कह रहे हैं उसकी गाड़ी कहां थी? जो डीजीपी कह रहे हैं उसको आप नहीं देखते। डीजीपी क्या कह रहे हैं आपने सुना? नहीं, मीरवाइज साहब को उसके साथ क्या है? मीरवाइज साहब को खुद भी पता नहीं होता है बाहर क्या है, उसको कैसे पता होगा बाहर क्या हुआ है? वो तो अंदर और ये इस रात की मुकद्दस रात के बारे में रोशनी डाल रहे थे, उनको थोड़ी पता था बाहर क्या हो रहा है। उसको कौन सा इतना सिस्टम है? सर, पत्थरबाजी हो रही थी वहां पे, क्या है क्या नहीं है? वो डेप्यूटी एसपी मोहम्मद पंडित वो उसका वीडियो बना रहे थे, लोगों ने उनको पकड़ लिया, उन्होंने अपनी सेफ्टी में वहां फायर किया तो उनकी मॉब लिंचिंग हो गई। और जिन्होंने लिंचिंग की उनका नाम आ रहा है कि वो मीरवाइज उमर फारूक के लोग हैं। मीरवाइज उमर फारूक उस मस्जिद में जाते हैं, वहां तकरीर करते हैं। मीरवाइज उमर फारूक उस मस्जिद में तकरीर करते हैं, वहां लोगों को बताते हैं, लोगों को सिखाते हैं। और उसी मस्जिद में जो लोग मौजूद थे वो मीरवाइज उमर फारूक के, कहा तो यह भी जा रहा है कि मीरवाइज उमर फारूक भी उस मस्जिद में थे। राकेश सिन्हा, मीरवाइज उमर फारूक को क्लीन चिट दीजिए, गवर्नमेंट पर क्वेश्चन मार्क लगाइए, सरकार ने अकेले क्यों भेजा था वहां एसपी को, सरकार ने उनके साथ पीएसओ क्यों नहीं भेजे थे? पहले तो मैं इस कर्तव्यपरायण, देशभक्त और सच्चे भारतीय डीएसपी को उनकी शहादत के लिए उनको श्रद्धांजलि देता हूं और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़ा रहता हूं। आज मुझे एक अच्छी बात लगी कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के प्रवक्ता शाहनवाज जी और मीम अफजल साहब छोटी मोटी डिफरेंसेस के अतिरिक्त एक मंच पर एक तरह की बातें कर रहे हैं। यह एक अच्छी शुरुआत है जो कश्मीर के बारे में होनी चाहिए। अब मैं दो बातें कहना चाहता हूं। शबनम लोन जी, आपने सारी बातें कहने के बाद आपने कहा इंडियन एजेंट। इंडियन एजेंट का मतलब क्या है? आप क्या कहना चाहती हैं? आप भारत से परे हैं? यह कोई पाकिस्तानी बोलेगा? और मीरवाइज इस हत्या के षड्यंत्र के पीछे बड़ा विलेन है। मैंने बिल्कुल कहा। आप कश्मीर की स्थिति को समझने की मैंने कहा, आप सुन लीजिए पहले बात सुन लीजिए। शबनम लोन वन बाय वन देखिए। शबनम लोन जी, आप सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं, सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं। भारत की मिट्टी पर, भारत के अनाज खाकर, भारत में रहकर अपनी जिंदगी जीकर भारत के एजेंट कर रही हैं। मैं आईबी को कहूंगा भारत का एजेंट, कहूंगा मेरा एजेंट। मैं कहूंगा यदि आईबी का कोई है तो कहूंगा मेरा एजेंट, हमारे देश का एजेंट है। ये कहूंगा। भारत का एजेंट कहने का मतलब मैं भारत से अपने को परे समझता हूं। अब मैं बताता हूं मूल मुद्दे पर। दो बातें सुन लीजिए, मैं जल्दी बात समाप्त करूंगा। कश्मीर में लोग समझेंगे मैंने क्या कहा, आपको तो समझ नहीं है ना। आप सुनिए, अगर आपने कश्मीर समझा होता तो फिर शबनम लोन वन बाय वन आराम से बात करते हैं। शबनम जी आराम से बात करते हैं। राकेश सिन्हा की बात पूरी हो जाने दीजिए। कश्मीरी बातें करते रहे और कश्मीरी भाषा अलगाववादी को प्रोत्साहित हमारी को मॉरलाइज कर रही है। नैतिकता का जामा पहना रही है। वन बाय वन शबनम लोन वन बाय वन पहनाना बंद कीजिए। वन बाय वन अपना इनोसेंस दिखाना बंद कीजिए। आपको पीडीपी से झगड़ा हो सकता है, आपको वहां के मुख्यमंत्री से प्रतिनिधित्व हो सकती है। इसमें आप लोगों का सबसे ज्यादा कसूर है। शबनम लोन, अब आपकी आवाज नहीं जा रही, अब आपकी आवाज नहीं जा रही। अब राकेश सिन्हा की बात पूरी हो जाए उसके बाद मैं दूसरे पैनल के पास जाऊंगा। राकेश सिन्हा अपनी बात पूरी कीजिए। एक बात मैं कहूंगा, हो सकता है मैं गलत भी हूं,
कोई बात नहीं, हर व्यक्ति को लोकतंत्र में कहने का अधिकार है। मैं पहले माफी मांगते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि पहले के आतंकवाद में और अब के आतंकवाद में एक महत्वपूर्ण अंतर है। पहले का आतंकवाद सिर्फ पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद था। अभी का जो आतंकवाद है उसमें तालिबानी ताकतें, रेडिकल इस्लाम का प्रवेश हो चुका है। और जहां पर भी रेडिकल इस्लाम, किसी भी धर्म में जब रेडिकल आता है तो सबसे पहले अपने लोगों को निशाना बनाता है। ठीक है, वो एक भय का वातावरण पैदा करता है कि हमारे राइवल यदि तो बनते हो तो हम तुम्हें समाप्त कर देंगे। आज जो मस्जिद के बाहर उन पर आक्रमण हुआ, उसके पीछे आप एक बात समझ लीजिए, वहां के मस्जिदों पर जिन लोगों का कब्जा है उसमें आम मुसलमानों का कोई दोष नहीं है। आम कश्मीरी तो भारत के साथ हैं, भारतीय हैं। जिन लोगों का कब्जा है, कंप्लीट कीजिए, विदेशों से पैसा लेते हैं, विदेशों के मस्तिष्क के, और ये मैं कहता हूं रेडिकल इस्लाम से लड़ने के लिए अब तैयारी करनी चाहिए। इसमें चलिए, मैं एक आम कश्मीरी की और बात करता हूं। आपने आम कश्मीरी की बात की है, राकेश ने आपने आम कश्मीरी की बात की है, 2 कश्मीरियों को हमने सुना, एक और कश्मीरी की बात करते हैं। कमाल हक साहब, आपकी क्या राय है यहाँ पर? क्या यहाँ पर सरकार की कमजोरी है? क्या यहाँ पर सरकार ने सही तरीके से चीजों को नहीं व्यवस्थित किया, या यहाँ पर हम कहें कि पत्थरबाज और अलगाववादियों ने एक डेप्यूटी एसपी को मार दिया? देखिए, 2 इश्यूज हैं। सरकार की कमी तो है ही है, गवर्नेंस की कमी है, एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है, वो बात तो है ही, साफ जाहिर है। लेकिन मैं 1-2 मुद्दे और टच करना चाहता हूँ कि ये जो हत्या हुई है पंडित के, अयूब पंडित की, इसमें मैं समझता हूँ कि सबसे पहले एक निष्पक्ष इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक रिपोर्ट्स आए हैं जो कि बड़े डेंजरस ट्रेंड्स हैं। कुछ रिपोर्ट्स ऐसे भी आए हैं कि उसका नाम क्योंकि M.A. पंडित था, इसलिए उसके कपड़े उतारे गए ये देखने के लिए कि क्या इसमें सर्कमसिजन हुआ कि नहीं है। तो इस बीच में क्यों ये कहीं पंडित तो नहीं है, कहीं ये हिंदू तो नहीं है, इसको मारो, यहाँ पे क्या कर रहा है। तो ये एक चीज़ ऐसी दर्शाता कि जो कि फंडामेंटलिज्म, जो कि रेडिकलाइजेशन कश्मीर की सोसाइटी पे कई सालों से हावी है, तो शायद और पकड़ ले रहा है। तो ये चीज़ एक बड़ा एक सीरियस मामला है। और दूसरा ये है कि आप मौलवी फारूक को कैसे एब्जॉल्व कर सकते हैं इस चीज़ से। मौलवी फारूक के आपके जुमा के सरमन्स देखने चाहिए, क्या वो रिलीजियस सरमन्स होते हैं? मैं इनामुन नबी से पूछना चाहता हूं, अगर वो इसके चीफ प्रीस्ट हैं तो क्या वो अपना खाली रेस्ट्रिक्ट करते हैं अपने आप को मजहबी लेक्चर्स के लिए? उनका तो पूरा पॉलिटिकल लेक्चर्स होता है, अलगाववाद के लेक्चर्स होते हैं, भड़काने वाले लेक्चर्स होते हैं। उन्हीं के लेक्चर्स के बाद में हर जुमे के दिन मस्जिद में से नमाज पढ़ने के बाद में लोग बाहर नवाटा चौक पे पत्थरबाजी करते हैं, ISI के झंडे फैलाते हैं, पाकिस्तान के झंडे फैलाते हैं। क्या ये सच्चाई नहीं है कि जामा मस्जिद के आसपास में जितने भी कश्मीर के ड्रग्स हैं उनको संरक्षण मिलता है? वहाँ पे ड्रग ट्रेड्स हो रहा है, वहाँ से पैसा वसूला जा रहा है, और जो कि शायद अलगाववाद टेररिज्म में इस्तेमाल किया जा रहा है। इमामुन नबी, आप इसका जवाब दीजिएगा। इमामुन नबी, आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन एक कमेंट में विशंबर दयाल साहब से ले लो। विशंबर दयाल साहब, किधर जा रहा है कश्मीर? कश्मीर जो एक तरह जन्नत कहा जाता है, उस जन्नत में इस तरह का काम, इस तरह से मॉब लिंचिंग, किधर जा रहा है कश्मीर? देखिए गौरव, मैं कुछ दिन से एक बात कह रहा हूं कि, और ये इतनी सब कह रहे हैं कितनी 20 मतलब धर्म के हिसाब से, मुस्लिम धर्म के हिसाब से एक ऐसी रात थी जब आदमी अपने पश्चाताप करता है खुदा से। और एक बहुत, देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस का असमंजस देखिए, ये मैं बड़ी शर्म आती है जब ये लोग बात करते हैं। अगर वहां पे इनकी हिफाजत के लिए अगर एक ड्रेस्ड अच्छा बड़ा दस्ता भेजते जिन्होंने ड्रेस पहनी होती, बंदूक ली होती, कहते साहब देखिए ऐसे पवित्र दिन जामा मस्जिद के सामने सिक्योरिटी फोर्सेस ने गश्त लगा दी, हमने कुछ लोग इनकी हिफाजत के लिए एक इतने बहादुर सिपाही को वहां भेजा। तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि वो जो एक एजेंट थे, एक वो कहनी एजेंट थे, वो दूसरा कह रहा है कि वो किस लिए गए थे? आपकी हिफाजत के लिए गए थे, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन कश्मीर जहां जा रहा है, कश्मीर आज जा रहा है जहां अलगाववादी और उग्रवादी आज कश्मीरियों में वही दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं जो 47 में की थी उन्होंने, जब वो लोग रेडर्स आए थे,
जो 89 से 91, 92 तक जब तक हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं डिप्लॉय हुई, इन्होंने यही किया था। कश्मीरियों ने इन उग्रवादियों ने पहले कश्मीरियों को मारा था। सिक्योरिटी फोर्सेस तो अपने लोगों की हिफाजत के लिए गई थी। आज पिछले 4-5 महीने से कश्मीर में जो हालात हैं वो गंभीर है। ये बहुत ही सोचने की हमारी वो है कि जो प्रेजेंट सरकार है उसकी मजबूरी है कि वो एक्शन नहीं ले सकती, क्योंकि पीडीपी के अंदर रिवोल्ट हो जाएगा। ये 5 और 6 डिस्ट्रिक्ट पीडीपी डोमिनेटेड है साहब। यहां पीडीपी हमेशा से पावर में रही है, डोमिनेंट फोर्स है। पीडीपी की तो चीफ मिनिस्टर उन्होंने तो उनको पता है साहब अगर इनके खिलाफ एक्शन लेगी वो रिवोल्ट करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इसमें आज के दिन बीजेपी की कोई मजबूरी नहीं है कि भाई एक एक्शन ले, सेंटर एक्शन ले। ये सरकार जो पीडीपी की सरकार है ये बिल्कुल फेल हो चुकी है, किसी किस्म से सिक्योरिटी फोर्सेस की कोई मदद नहीं कर रही है। जब तक वहां की लोकल गवर्नमेंट, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल प्रणाली जब तक सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद नहीं करेगी। आतंकवादी क्या चाहता है कि पुलिस, आर्म फोर्सेस सिक्योरिटी फोर्सेस से अलग हो जाए, क्योंकि पुलिस एक बहुत बड़ा हिस्सा, गौरव बात समझने की है, आर्मी कोई भी एक्शन लेती है, कोई भी सिक्योरिटी फोर्स, उसको लोकल पुलिस की बहुत बड़ी मदद है। वो एक उसका हिस्सा है। ये कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश है साहब। और इसमें देखिए ये साजिश जो है, अगर जेएनके के पुलिस डर जाएगी, वो पीछे हट जाएगी, तो आपकी जो सीआरपीएफ है वो फिर अकेली पोस्ट पे पड़ती है। फिर आर्मी तो आप समझने की कोशिश करो जो आज उग्रवादी। मैं यही सवाल लेके जाता हूं शहनवाज हुसैन साहब, आपने कहा कि एक्शन हो रहा है और एक्शन हो रहा है, इसीलिए उसी का रिपरकशन है ये। सर मैं आपको एक टाइमलाइन देना चाहता हूं, मैं आपको कुछ घटनाएं बताना चाहता हूं। 20 जनवरी को बड़गाम के नरबल में पुलिस पर आतंकियों का एक ग्रेनेड हमला हुआ। 24 जनवरी को 2017 की घटना है, पुलवामा में पुलिस पार्टी पर आतंकियों की फायरिंग हुई। 29 मार्च को पुलिस पार्टी पर 2 अलग अलग आतंकी हमले हुए साउथ कश्मीर में। 2 अप्रैल, 8 अप्रैल, 1 मई, 6 मई, 9 से 10 मई, 18 मई, 31 मई, 11 जून। सर एक एक करके लगातार अभी तक 15-16 पुलिस पर बड़े हमले हो चुके हैं जनवरी से लेकर अभी तक। शहनवाज हुसैन साहब, वो कौन सा एक्शन है जो इन पुलिस वालों को नहीं बचा पा रहा, और वो कौन सी मजबूरी है जो इतने ज्यादा खराब हालात के बावजूद आप मौजूदा सरकार में जो आपकी जो दूसरी पार्टी है उसको डिफेंड करते हैं कि वो नहीं सही हो रहा है सब? देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर जो आतंक से लड़ने की बड़ी तैयारी के साथ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आर्मी के लोग, पैरामिलिट्री फोर्स के लोग, सीआरपी के लोग लड़ रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर जम्मू कश्मीर की पुलिस भी लड़ रही है। जम्मू कश्मीर की पुलिस भी उतनी ईमानदारी से आतंकियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही है, और इससे आतंकी बौखला गए हैं। वो आप देखें कि अभी जम्मू कश्मीर पुलिस पर इतने हमले अभी ज़्यादा तेज़ हुए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की पुलिस और वहाँ की सरकार भी इस आतंकियों के ख़िलाफ़ लड़ रही है। तो ये जो एक्शन हमारी तरफ से हो रहा है वो उसको रिएक्ट करके सर शबनम लोन आपकी सरकार पर सवाल उठाती हैं, इमामुन नबी आपकी सरकार पर सवाल उठाते हैं, कमल हक साहब आपकी सरकार पर सवाल उठाते हैं, तीनों कश्मीरी हैं। विशंबर दयाल साहब जैसा डिफेंस एक्सपर्ट कहता है सरकार क्या कर रही है, तो सरकार पर तो सब, मैं आ रहा हूं राकेश सिन्हा, तो सरकार पर तो सवाल उठता है ना सर। लोग तो ये कह रहे हैं कि वहां राष्ट्रपति शासन क्यों ना लगा दिया जाए। मेरा जवाब तो पूरा होने दीजिए गौरव जी। मैंने कहा अगर ये सवाल उठाते हैं, इनामुल नबी साहब तो आते ही हैं सवाल उठाने, जो भी आप ये डिबेट में तो सवाल ही उठाने आते हैं, जवाब देने थोड़ी। आप तो फौजियों के लाशों पर सियासत करते हैं। अभी आपके लिए तो ये ठीक है। शुरू में 72% इंक्रीज सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए इसका हुआ जब से आप इख्तिदार में आए हो। आप इतना ही आप अपने नेशन को इतना ही बता दीजिए कि आपके पास क्या रोड मैप है कि आप सिक्योरिटी फोर्सेस के किलिंग्स को बचा सकें। दूसरी तरफ ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां जो भी कोई यहाँ आप पर आए सवाल उठा रहे हैं। आज आप हमें मालूम नहीं है ना दर्द क्या चलने वाले लोगों को लिंचिंग कैसे की जाती है। पुलिस को बदनाम करने के लिए आते हैं, महबूबा मुफ्ती की सरकार को बदनाम करने के लिए आते हैं, इनका तो काम है। नहीं सर, बदनामी की बात नहीं है सर। बदनामी से बदनामी नहीं हो जाएगी शहनवाज जी, बदनामी से होने से बदनामी नहीं हो जाएगी। सरकार के काम से सरकार की इमेज बनती है सर। सरकार की जिम्मेदारी है। सीनियर पुलिस अफसर को अपने अकेले में किस तरह रखा इनको आज एक दिन आएगा कि कश्मीर की आवाम इनको अयूब पंडित को जैसे वहां पे मारा है, ये लोग भी कश्मीर की आवाम इनको
खींचेगी, शहनवाज जी, आप मेरा सवाल समझिए सर। मैं मीम अफजल साहब से पास जाऊंगा इसके बाद, लेकिन शहनवाज जी आप मेरा सवाल समझिए। मैं ये कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि सरकार पे सवाल उठाने आते हैं, सरकार को बदनाम करने आते हैं, तो सर आप इन लोगों को मौका क्यों दे रहे हैं कि आपकी सरकार को बदनाम कर सके? सरकार ताकत से आतंक के खिलाफ लड़ रही है और आतंकवादियों के मन में डर पैदा करने में हम कामयाब रहे। सर कौन सा डर, जब मॉब लिंचिंग हो जाए? आतंकवादी छोड़िए सर, अब तो वहां पर लोकल लोग मॉब लिंचिंग कर देते हैं, वो कौन सा डर है? फिर नबी ने कहा रोकने के लिए वो इनके पास क्या है? रुकिए इमामुन नबी के इस पर दुख जताते हैं और बाद में सवाल भी उठा दिया। इनको समझ में आना चाहिए क्या नहीं उठाए, क्यों नहीं उठाएंगे? आपने सीनियर पुलिस अफसर को अकेले क्यों भेजा? इसकी जिम्मेदारी आप पर, आपकी रक्षा के लिए भेजा। क्या बात कर रहे हैं इमामुन नबी? नहीं भेजते तो कहते हैं कि यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, नहीं तो क्या आप चाहते थे कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन न करे सरकार? इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं। रुकिए, आप अपने बच्चों को बड़े स्कूल, रुकिए इमामुन नबी, मीम अफजल साहब एक्शन हो रहा है, आपको दिख रहा है एक्शन? डिबेट भी कश्मीर की आवाम सुन रही है। इमामुन नबी उनको रुकिए, शहनवाज जी मीम अफजल से बात जा रही है। एक मिनट, हिंदुस्तान के साथ चलिए, हिंदुस्तान के साथ एक मिनट आचर है आपका। ये मीम अफजल साहब एक्शन हो रहा है, करेंगे आप? मेरा ख्याल है हमारे यहाँ डिबेट में तू मैं करने से तो कश्मीर का मसला हल होने वाला नहीं है। बेहतर ये होगा कि हर आदमी अपनी बात कह दे और उसको सुन लिया जाए, ज़्यादा अच्छा काम ये होगा। देखिए अभी इनामुन नबी साहब ने एक सवाल उठाया और मैं उसी वक्त उंगली उठा रहा था कि मुझे जवाब देने दीजिए। उन्होंने कहा कि वो डीएसपी अकेले क्यों गए थे वहाँ पर। आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ, वो एक ऑफिसर थे, उस एरिया को अच्छी तरह जानते थे, वहाँ भी कुछ लोग उनको अच्छी तरह से जानते थे। उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि अगर वो ज़्यादा लोगों को जाते तो वो सही कह रहे हैं कि अगर वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की अभी एक बटालियन चली जाती तो कहते साहब लैलतुल क़द्र में शब बारात के मौके पर इतनी सारी पुलिस यहाँ पर भेजी है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। तो यकीनन उस आदमी ने बड़ी बहादुरी दिखाई और ये उसको एतमाद था कि वो अगर अकेला जाएगा तो उसको कोई भी इस तरह से नहीं पूछेगा। उसके एतमाद को कितनी ज़बरदस्त ठेस पहुँचाने का काम किया। जहाँ तक मौलवी फारूक साहब का ताल्लुक़ है, जाहिर है वो जो वहाँ पर जिस तरह की स्पीचेस करते हैं उसका अंदाज़ा मुझे भी है और बहुत लोगों को है। वो बहुत ज़्यादा सिर्फ रिलीजियस बात नहीं करते हैं, उसमें काफ़ी कुछ सियासत भी होती है। सुन लीजिए शबनम लोन, सुन लीजिए। अभी 3 रोज़ पहले दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम साहब सैयद अहमद बुखारी साहब ने एक अपील की है और वो अपील ख़ास तौर पर क्यों की उन्होंने, ये ज़रा आप गौर से सुन ले मेरे भाई, उन्होंने ये अपील इसलिए की थी कि कश्मीर में जिस तरह से लोग मर रहे हैं, जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस का और कश्मीरियों का टकराव हो रहा है, किसी तरह भी ख़त्म हो। तो इमाम साहब ने फरमाया था, ख़ास तौर पे मौलवी फ़ारूक साहब से अपील की थी और ये बात को गलत कहा था कि आपने वहाँ पर जो क्रिकेट मैच हुआ उसके अंदर पाकिस्तान को आपने मुबारकबाद दी। उन्होंने खुद कहा कि ये आपका काम नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे आप लोगों के जज्बात को भड़काने का काम कर रहे हैं। ये शाही इमाम दिल्ली की जामा मस्जिद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जामा मस्जिद है। वहाँ के इमाम की आप वैसे भी जानते हैं कि खाली एक मजहबी पोजीशन नहीं है, बल्कि ये जो जगह है बड़ी हद तक पॉलिटिकली भी उनके बात को समझा जाता है और पूरे हिंदुस्तान में उनकी बात की जाती है, कुछ कश्मीर के अंदर भी सुनी जाती है। उन्होंने इतनी बड़ी अपील की, क्यों करना पड़ रही है अपील? आज मुझे क्यों अपील करना पड़ रही है? क्या आप समझते कश्मीर में तकलीफ होती है, लोग मारे जाते हैं तो हमको तकलीफ नहीं होती है? लेकिन आप मुझे बताइए कि आज दिल्ली की सड़कों में, यहाँ उत्तर प्रदेश में एक वाकया हुआ, ऐसा कुछ हुआ जहां बीफ को लेकर के कुछ लोगों की लिंचिंग हुई, पूरे देश ने कंडेम किया। जहां कुछ लोगों ने उसको सही कहा, इसमें एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो मुसलमान नहीं है लेकिन उन्होंने बुरी तरह से कंडेम किया उसको। आज कश्मीर में अगर ऐसा होता है और हम लोग इसे कंडेम नहीं करेंगे तो हम किसको मुंह दिखाएंगे? इनाम भाई, इनाम साहब, इनामुन नबी साहब, मैं ये कह रहा हूं, मैं नहीं, आपके ऊपर कोई एतराज नहीं उठा रहा। आपने ये बात कही कि वहां पर अकेला क्यों बैठा, इसके पीछे साजिश थी। साजिश नहीं थी, उस आदमी का भोलापन था, उसका एतमाद था, जिसको ठेस पहुंचाने का काम किया उन लड़कों ने। उन्होंने उसको नुकसान पहुंचा के उसको कत्ल करने का काम किया। इतना बड़ा
विश्वासघात एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान के साथ किया है जो नाकाबिल बर्दाश्त है। और यही वजह है कि देखिए, जो मैं कोई कॉन्स्पिरेसी की बात नहीं समझता इसको, इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। जान का खतरा लेके कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं की जाती। मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता हूं। उस आदमी ने आप पर एतमाद किया था और रात के 12:30 बजे वो मस्जिद के पास गया और उसको कत्ल कर दिया गया। आप क्या बात कर रहे हो भाई? आप क्या बात कर रहे हो? आप इस तरह की बात करके आप पे ही इसका असर नहीं पड़ता, पूरे भारत के अंदर इसका असर पड़ता है। मैं आपको बता दूं, आपकी इस तरह की गुफ्तगू से, इन बातों से जबरदस्त असर पड़ता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इमामुल नबी साहब, इमामुल नबी आप सुनिए, एक मिनट, इमामुल साहब रुकिए, इमामुल नबी आप सुनिए, इमामुल नबी, ये पुलिस वाले का कत्ल नहीं है, ये एक भोले पुलिस वाले का कत्ल है जो अपने लोगों के बीच ये समझ के गया था कि ये तो मेरे भाई हैं, इनसे मुझे क्या खतरा है। वो तो ये सोच के गया था कि ये मेरे भाई हैं, शबे कद्र है, गुनाहों की माफी मांग रहे हैं, वो ऐसा गुनाह कर देंगे, ये तो सोचा भी नहीं होगा उसने। मीर अफजल साहब को मैं सल्यूट करता हूं। आज जिन्होंने इतनी बड़ी बात कही है, आपको समझ में नहीं आ रही है। वो यहाँ दिल्ली में बैठ के इस बात को समझ रहे हैं और आप वहां कश्मीर में बैठ कर नहीं समझ रहे। आप वहां उल्टे उस कश्मीर में पुलिस वाले की गलती निकाल रहे हैं। किस पे है? मीर वाइस को खड़े होकर बोलना चाहिए था, ये इस्लाम के खिलाफ काम है। बिल्कुल, उनको अपील करनी चाहिए थी। अफजल साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, उनको सब कुछ छोड़ के उस भीड़ से अपील करनी चाहिए थी। मीम अफजल साहब बिल्कुल सही, उनको बाहर आना चाहिए था, भीड़ पे कंट्रोल करना चाहिए था। बिल्कुल सही बोल रहे आपको नहीं, बिल्कुल सही बोले तो शबनम लोन ये कहिए कि मीर वाइज उमर फारूक अपनी जिम्मेदारी ले। आप कह रही हैं पुलिस में जाए और उन लड़कों को पकड़ाएं, आप ये कहिए शबनम लोन कि मीर वाइज उमर फारूक अपनी गलती माने और ये कहें कि उनकी वजह से डेप्यूटी पुलिस वाले का घर आज वीरान हो गया। शबनम लोन, मैं आ रहा हूं राकेश सिंह आपके पास। जी शबनम लोन, आप ये कहिए कि मीर वाइज उमर फारूक आज एक पब्लिक स्पीच दे और ये कहें कि मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं कि मेरी वजह से आज एक पुलिस वाले की मौत हुई, मेरी वजह से एक पुलिस वाले का घर वीरान हो गया और उसकी बीवी को आपने देखा होगा, सुना होगा जिस तरह से उसने कहा कि मैं इंडियन हूं। आप जैसे लोग जो वहां पर इंडियन एजेंट कहते हैं, उनकी वजह से आज ये सारा मामला हुआ। आप ये कहिए इस बात को। मीरवाइज बेचारे को इसमें क्यों दखल? अब बेचारा मत कहिए सर, हमें मालूम है कितने बेचारे हैं, प्लीज बेचारा मत कहिए उनको। वो अलगाववादी हमारे आपके टैक्स पे वहां पे मजे करते हैं, आप उनको बेचारा कह रहे हैं, जहर घोल रहे हैं वो कश्मीर में। क्या मजे कर रहे हैं? नहीं सुनिए, क्या मजे कर रहे हैं? आज आपने उनको नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी, क्या मजे कर रहे हैं? बोलिए शबनम लोन, बोलिए शबनम लोन, बोलिए। बंद रखा क्या? अरे सर मुझे मालूम है, मैं बताता हूँ आपको क्या मजे कर रहे हैं। शबनम लोन आप बोलिए, मैं दिखाता हूँ आपको कच्चा चिट्ठा भी। शबनम लोन बोलिए। इस महीने में भी आप उसको इज्तिमाई जो मजहबी इज्तिमा एड्रेस नहीं करने। इसी महीने में एक मुसलमान पुलिस वाले को मारा वहां के लोगों ने, इसी महीने में। अगर उनमें इतनी हिम्मत थी बगैर सिक्योरिटी के उस परिवार के पास जाए, वो औरत उसको मार देगी भाई। यू स्पीक प्लीज, शबनम लोन को बोलने दीजिए। शबनम लोन आप बोलिए। गौरव, मैं सबकी बातें बहुत गौर से सुन रही हूँ। सबसे पहले जो मीम अफजल साहब ने फरमाया बिल्कुल सही फरमाया। वो हेड प्रीस्ट है वहां के, उनके मस्जिद के बाहर लैलतुल कद्र पे एक निर्मम हत्या हुई है। और मैं आपको कहना चाह रही हूं, इसका बड़ा भाई वकील है, मेरा कुलीग है कश्मीर में, ये बहुत शरीफ बहुत अच्छे लोग हैं और इसके बड़े भाई ने बहुत काम किया है हुर्रियत के लिए। तो उसका सिला अगर इनको मिलेगा तो शर्म आनी चाहिए उन कातिलों को। दूसरा इनाम आप क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं? क्यों हम जस्टिफाई करेंगे? मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। क्यों उन्होंने अगर ये वोट भी ले रहा था तो किसका हक था उनको मारना? मैंने पहले कहा ये मजहब है, कोई ये हमारी माओ हमारी बहनों के, ये उनके आंसुओं के कातिल है, नहीं कर सकते। मैंने जस्टिफाई नहीं किया, किसी तरह से भी मैं कह रहा हूं मीरवाइज को इसमें दखल मत कीजिए आप। राकेश सिन्हा साहब सुनिए, नहीं मीरवाइज इसमें दखल देना पड़ेगा उनको। वो हेड प्रीस्ट है वहां का, वो इससे दूर नहीं रह सकता। को क्या पता अंदर क्या हो रहा है? आप बार-बार प्लीज बेचारा शब्द मत बोलिए। इमामुन नबी हेड प्रीस्ट है वहां पर, तकरीरें करते हैं पॉलिटिकल, और आप कह रहे हैं कि वो हेड प्रीस्ट है, उनको क्या पता? हेड प्रीस्ट है, नोवाटा में सब कुछ उनकी मर्जी से चलता है। गलत मत बोलो, कौन बेचारा है? नहीं वो ही पकड़ाएगा इनको, क्योंकि उसके लोग इनको जानते हैं ये सब लोग कौन थे। एंड ही either has
हैज टू बी द मेन विटनेस। और बीजेपी और पीडीपी जो Why witness शबनम लोन? Why witness? Why witness? शबनम लोन why witness? शबनम लोन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेंगे? Why witness? Then make him an offender. If you have the guts, where is the FIR? Have to. Government does have to. सरकार को करना पड़ेगा। मैं आऊंगा सरकार से सवाल पूछूंगा, क्यों नहीं? और राकेश सिन्हा साहब सुनिए, हाँ बिल्कुल, राकेश सिन्हा साहब, नो I want to tell राकेश सिन्हा साहब something. उससे पहले कमाल हक खान, पनून कश्मीर, क्या कहा आपने फिर से इसको रिलीजियस रंग दिया। बहुत शर्मिंदगी की बात है। शबनम जी, ये रिलीजियस मामला ही है। अगर ये रिलीजियस मामला नहीं है तो मैं पिछले 27 साल से अपने घर में क्यों नहीं हूँ? शर्म आनी चाहिए। शर्म क्यों आनी चाहिए मेरे को? आप मेरे को मजहब के नाम से बाहर निकालेंगे, आप मेरे को ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बाहर निकालेंगे, आप मेरे को बोलेंगे कि कश्मीर में रहना है तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहना होगा, और मजहब मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि मजहब कराएंगे। आप अपने गिरबान में झांकिए, क्यों कश्मीरी पंडित 7.5 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से बेघर हुए? वो क्या टूरिस्ट बन के आए थे क्या कश्मीर में? आप लोगों ने मजहब के नाम पे उनको निकाला। क्या हुर्रियत की लड़ाई मजहब के नाम पे नहीं है? क्या सईद अली शाह गिलानी ये नहीं बोल रहा कि पाकिस्तान से रिश्ता क्या इस्लाम का रिश्ता है, मजहब का रिश्ता है? क्या मौलवी उमर जामा मस्जिद से ये लेक्चरबाजी नहीं कर रहे होते हैं कि यहाँ पे इस्लाम रूल चाहिए, यहाँ पे ISIS का रूल चाहिए? आप बोल रहे हैं कि वहाँ पे मजहब का ये नहीं है, वहाँ पे रेडिकल फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट है ये। आप लोगों ने मजहब के नाम से, कश्मीर के लोगों ने मजहब के नाम पे ये मुहिम शुरू करी। कश्मीरी ISIS को नहीं मानते। अरे मैडम, ISIS के झंडे तो लहराए जा रहे हैं। राकेश सिन्हा मैं राकेश सिन्हा को लाना चाहता हूँ। राकेश सिन्हा, जिस बंदे को मारने से पहले उसके कपड़े उतार दिए जाए, ये चेक करने के लिए कि वो हिंदू है या मुसलमान, ये रिलीजियस मामला नहीं है तो और क्या है? क्यों कहा नहीं? ये शांत इनकी नहीं सुनिए राकेश सिन्हा साहब, मैं बोलिए। शबनम लोन आप रुकिए, शबनम लोन रुकिए, शबनम लोन रुकिए, अब आपकी बहुत बात हो गई, रुकिए। नहीं मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। राकेश सिन्हा साहब को मैंने जवाब देना है। बाद में बात कर लेंगे, हम लोग चाय पी के बात कर लेंगे, पहले सुनिए। वहाँ पर एक ग्रुप अल्लाह टाइगर, आवाज तो कम कीजिए। एक ग्रुप अल्लाह टाइगर, इनकी 10 सेकंड में बात पूरी हो जाए, मैं फिर इनकी आउट डाउन करता हूँ। लोगों की बेटियों को बुरके पहनाए, उनपे एसिड फेंका। बाद में आपको पता है वो अल्लाह टाइगर कहाँ है? वो आज एक बहुत बड़ा पत्रकार बना हुआ है। उसको नई दिल्ली ने एक बहुत बड़ी एजेंसी खोल दी थी। वो इस वक्त वहाँ पर चीफ राकेश सिन्हा बोलिए। शबनम लोन आपकी आवाज दी जा रही है। शबनम लोन अब सुनिए। राकेश सिन्हा आप बोलिए। कहीं ये बाद में ये कहा ना जाए कि ये इंडियन एजेंट है। शबनम लोन, यू मेड योर पॉइंट। ओके, ये चुप तो रहे। बोलिए राकेश सिन्हा। बिकॉज यू प्रूव्ड इट दैट अल्लाह टाइगर। मैम बोलने दीजिए आप, मुझे तो आश्चर्य, अरे अब मुझे आश्चर्य हुआ कि जब किसी व्यक्ति की शहादत हुई, और वह भी पुलिस अफसर था, और उस दिन हुआ, ठीक शाहनवाज जी कह रहे थे, जिस दिन उस दिन को बहुत शुभ मानते हैं, अल्लाह से आप अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हैं, और उसके प्रति इतना संवेदनशील बयान नबी ने जो दिया है, पहले तो तुम माफ़ी मांगो। गद्दारी की आवाज़ भारत के राष्ट्रीय चैनल पर बैठ के आप कर रहे हैं, इतनी असंवेदनशीलता दिखा रहे हैं आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अंतर्गत उसकी शहादत को खो देना चाहते हैं। मैं दो बातें कहना चाहता हूं, जब तक आप इसको स्वीकार नहीं करेंगे कश्मीर समस्या का समाधान नहीं होगा। देखिए, इन आतंकवादियों ने मस्जिद को अपना केंद्र इसलिए बनाया है कि धार्मिक स्थलों पर सिक्योरिटी फोर्सेज का जाना बहुत कठिन होता है। यदि जेन्युइन रीजन से भी सिक्योरिटी फोर्सेज वहां जाती है, ठीक बोल रहे थे अभी मीम अफजल साहब, वहां अगर बड़ी संख्या में पुलिस वाले जाते तो आरोप लगता है देखो पुलिस वालों को भेज दिया गया। अगर मस्जिद के अंदर हमें मालूम भी है कि बम रखा हुआ, आतंकवादी छिपा हुआ है, तो सिक्योरिटी फोर्सेज को 10 बार, सरकार को 100 बार सोचना पड़ता है हम भेजें कि नहीं भेजें, क्योंकि उसका असर सिर्फ कश्मीर पे ही नहीं होगा, पूरे हिंदुस्तान में होगा, हिंदुस्तान के बाहर होगा। इसलिए कश्मीर के मस्जिदों में आतंकवादियों ने, तालिबानियों ने, ISI के एजेंटों ने अपना केंद्र बना लिया है। इसकी बात को जिस दिन स्वीकार कर लेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेज को आप छूट देंगे, इस समस्या का समाधान हो जाएगा। नहीं तो बाहर हम इस तरह की अच्छी अच्छी बातों का मॉरल स्पीच देते रहेंगे। दूसरी बात, मॉरल स्पीचेस से कश्मीर समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। मॉरल स्पीचेस अच्छी बात है, वो जारी रहना चाहिए, डायलॉग की बात जारी रहनी चाहिए, लेकिन जो आर्मी चीफ ने कहा है उसको आप गोल्डन लेटर से लिख लीजिए
कश्मीर समस्या का समाधान वही है जो हमारे आर्मी चीफ ने उस वक्तव्य दिया था, जिस पर पॉलिटिकल पार्टी चिल्लाने लगे थे। देखिए, कश्मीर समस्या को कोई धार्मिक रंग नहीं दे रहा है। धार्मिक रंग वो दे रहे हैं जो आईएसआई के झंडे शुक्रवार को नमाज पढ़ने के बाद फहराते हैं। क्या मैसेज है? शुक्रवार को आप नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद आप झंडे फहराते हैं। और ये मीरवाइज अंदर क्या वो शांति का उपदेश दिए थे? जब उसकी लिंचिंग हो रही थी तो बाकी लोग क्या कर रहे थे? इतना भय का वातावरण पैदा कर लिया। मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं, मिस लोन जी सुन लीजिए, क्रोकोडाइल की कहानी सुनिए। जब उंगली पकड़ता है तो संतुष्ट नहीं होता है, जब तक मनुष्य को पूरा खा नहीं जाता है संतुष्ट नहीं होता। सीरिया की घटना देख लीजिए आप। कश्मीर आप भी नहीं बचेंगे, हम नहीं बचेंगे, हम नहीं बचेंगे। और जो भाषा आप बोल रही हैं, आप मीरवाइज के प्रति जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, मीरवाइज इस घटना के पीछे मुख्य रूप से विलेन हैं। ठीक है सर, ओके ओके ओके। मैं दूसरा सवाल लेकर आ रहा हूँ। शहनवाज जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। एक मिनट शबनम लोन होल्ड ऑन, शहनवाज जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन एक सवाल विशंबर दयाल से ले लूं पहले। विशंबर दयाल, मेरे पास समय कम है, 30 सेकंड में आपसे जवाब चाहता हूँ। विशंबर दयाल, मोहम्मद डार को जब मेजर गोगोई ने, सर मैं आ रहा हूं 30 सेकंड में आ रहा हूं, मेजर गोगोई ने जब 1200 लोगों की जान बचाने के लिए जीप के बोनट पर बांधा था तो इस देश से लेकर दुनिया तक में ह्यूमन राइट्स की आवाज उठने लग गई थी। कहां है डार साहब का ह्यूमन राइट? क्यों बांधा गया? क्या सेना को यह करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? आज उस बंदे का ह्यूमन राइट और उसके घर का ह्यूमन राइट पूछने वाले कहां हैं सर? कहां है वो लोग जो उसका ह्यूमन राइट पूछ रहे हैं और बोल रहे हो कि नहीं मीरवाइज उमर फारूक ने उसके ह्यूमन राइट का वायलेशन किया, इन सेपरेटिस्ट ने उसके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया? कहां है वो लोग? देखिए, ह्यूमन राइट्स का नहीं, इंसानियत का। उस इंसान को आपने, एक भीड़ ने वहां पे, जो कि रिलीजियस भीड़ थी, जो कि मौलवी साहब को खुद कंट्रोल करनी चाहिए थी, उस भीड़ ने उसको, एक पुलिस ऑफिसर को वहां शरेआम जिस बेदर्दी से, जिस घिनौने ढंग से अगर उसको मारा है, मैं समझता हूं वो निंदनीय है। उसकी जितने भी लोग ये ह्यूमन राइट्स वाले, काश वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी की जो पाराज है उनको टाइमली नोटिस जाता। काश मीर अब्बास साहब को वहां से अरेस्ट करके और उनको जीप पे बांध के ये सब लोग भी चढ़ जाते। ये समझने की बात है साहब, ये सब दलील दे रहे हैं। ये नहीं समझते कि भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस, सेना कश्मीरियों की हिफाजत के लिए है, और वो इस दुनिया में सबसे कम ह्यूमन राइट्स वायलेशन इंडियन आर्मी करती है, इंडियन आर्म फोर्सेस करती है। इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस यूएन में, ग्लोबल उसमें कभी भी ह्यूमन राइट्स को वायलेट नहीं करती। ये बोलते नहीं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं गौरव, आपने मुझे मौका दिया, अगर मीर अब्बास साहब आज उस परिवार में जाते बगैर सिक्योरिटी के, वो क्या है, उनकी असलियत क्या है, वो औरत के आंसू बताते, उसका परिवार बताता, वो वहां से वापस नहीं आते। शबनम लोन जी, आज आप उनके यहां जारी होती कि कल आपने उनके साथ जाना है। वो परिवार की तस्वीरें देखो, वो परिवार उनके कपड़े छीनता, उनकी जान छीन लेता, उनको मार देता। ये उनकी हकीकत है। आप लोग जो अच्छे कश्मीरी हैं, जो आप लोग अच्छे कश्मीरी हैं, उनसे आप लोग डरते हो। आप लोग देखो, कश्मीरियों से डरते हो और उग्रवादियों से डरते हो। नहीं, मैं शहनवाज हुसैन जी, एक मिनट। शबनम लोन, हम तो आपको हिफाजत किए हुए, समझदार हमारे लिए चस्पक रहे हैं। शहनवाज हुसैन जी, दूसरा सवाल लेके आता हूँ। शहनवाज हुसैन, आपके पास एक दूसरा सवाल लेके आता हूँ। शहनवाज हुसैन को लाइए स्क्रीन पर प्लीज। शहनवाज हुसैन को लाइए स्क्रीन पर। आप चाहते क्यों नहीं है शहनवाज सर, तो क्या मीरवाइज साहब बिना सिक्योरिटी के उसके घर जा सकते हैं? जा ही नहीं सकते, वो बहन मार देगी उसको। वो जाएं, वो परिवार मार देगा साहब, ये जाए। कश्मीरी आवाम के वो नेता हैं। नहीं सर, वो सोल्यूशन नहीं है ना सर, नहीं सोल्यूशन वो नहीं है। अगर आप मस्जिद के अंदर शहनवाज जी मेरा सवाल सुनिए। शहनवाज जी मेरा सवाल खबर नहीं थी कि बाहर ये हरकत। शहनवाज जी, टेररिस्ट ने 50,000 कश्मीरियों को मारा है पिछले 15 साल में। ये कहीं नहीं जा सकते वहां, क्योंकि वो परिवार इनको नोच लेगा। टेररिस्ट ने और उनके अबेटर्स ने 50,000 कश्मीरियों का कत्ल किया। एक मिनट शहनवाज जी, मेरा एक सवाल सुनिए। शहनवाज जी मेरा एक सवाल सुनिए। शहनवाज जी, मैं दूसरा सवाल लेके आता हूं। सर आप ही बोलिए। शहनवाज ये बताइए, सेपरेटिस्ट हम सब जानते हैं किस तरह से कश्मीर में जहर घोल रहे हैं। आपकी पार्टी ने कहा था हम बड़ी कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर वो कार्रवाई कब तक होगी?
ये कार्रवाई का तो नतीजा है। डायलॉग होगा, सही सवाल देख नहीं रहे कार्रवाई, गुड क्वेश्चन। ये पहले सुन लीजिए, कार्रवाई हो रही है, इनको जो आतंकी है उनके खिलाफ हो रही है, सेना जवाब दे रही है, पैरामिलिट्री फोर्स दे रही है। हमने पहले भी कहा कि हम आवाम से मोहब्बत करते हैं, लेकिन आतंकियों से कोई मोहब्बत नहीं है, टेररिज्म से हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। ये जो इनामुल नबी जैसे लोग हैं, इनको बताना चाहिए कि कश्मीरी जवान को भड़काना बंद करें। नेशनल टेलीविजन पर बैठकर भी कश्मीरी जवान को भड़काने के लिए ये माध्यम इनको दे देते हैं, ये यहाँ आके उनको भड़काना नहीं चाहिए। इमाम नबी ने सिखा दिया, आपने सीख लिया। रुकिए, मैं आपसे यही सवाल पूछूंगा। शहनवाज हुसैन की बात नहीं हो जाए, शहनवाज हुसैन को लाइए। की भाषा टेलीविजन पे अंकल को मारा इन्होंने, हमारे बेकसूर, हमारे ईमानदार। शहनवाज हुसैन, शहनवाज हुसैन बोलिए जी। शहनवाज हुसैन, मैं आपसे पूछ रहा हूं, सेना जो कार्रवाई कर रही है कर रही है, सरकार की तरफ से कार्रवाई कब होगी? ये चाहते ही नहीं, सरकार सख्ती से आतंकी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। सेपरेटिस्ट पूरी तरह से उनको लगता है कि वो अपने आलीशान बंगले में एसी के रूम में आराम से रह रहे हैं और वो पुलिस प्रोटेक्शन में है, दूसरे को मरवाने का फतवा जारी करते हैं, उकसाने का काम करते हैं। उनको कुछ नहीं होता, इनके बच्चे बड़े बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी अंग्रेजी इनकी है। आम कश्मीरी नौजवान आज उनके पास रोजगार नहीं है, इनके ये सिर्फ ये अपने बच्चों की फिक्र करते हैं, ये कश्मीरी बच्चों की फिक्र नहीं करते। सर, ये तो करते हैं वो दुनिया देख रही है, लिए जीते हैं ये जो करते हैं वो दुनिया देख रही है। आप करिए, आप इनका काम है जितना का नाम आता है कि वो स्कूलों को चलाती है, पाकिस्तान से पैसे लेकर होगा, इतने इनके भाव बढ़ते हैं, इनका नाम आता है, पाकिस्तान में इनकी पूछ बढ़ती है, उतनी पाकिस्तान से शाबाशी मिलती है, उतना पाकिस्तान से थैले मिलते हैं। मैं आ रहा हूं, ये जानते हैं कि जिस दिन ये हरकत करेंगे दूसरे दिन इनको थैला मिल जाएगा। मैं राकेश सिन्हा 20 सेकंड, राकेश सिन्हा 20 सेकंड, मैं नबी को वहाँ के नौजवान जा रहे हैं, आर्मी में कश्मीरी जवान जा रहे हैं, IAS बन रहे हैं, IPS बन रहे हैं, IIT में जा रहे हैं, मेडिकल में जा रहे हैं। चंद लोग हैं जो आपके बहकावे में देश की तरक्की में शामिल हो रहे हैं। ओके, वन बाय वन राकेश सिन्हा, राकेश सिन्हा की ओर जाएगी। राकेश सिन्हा 20 सेकंड मुझे दीजिए, 20 सेकंड बोलिए, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, मैं आ रहा हूँ, सबके पास आ रहा हूँ। 10 सेकंड, 30 सेकंड। शबनम जी, मैं आपसे अपील करता हूं, मीर भाई जाए या न जाए, आप उस परिवार में जाकर दिखाइए, दिल्ली में बैठकर ये बातें नहीं चलेंगी। आप उस परिवार में जाने की घोषणा कीजिए जी बिजनेस पर कि मैं जा रही हूँ। दूसरी बात मैं इनको कहना चाहता हूँ, नबी को मैं कहना चाहता हूँ कि मैं ऐसे सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूँ जब बड़े सीनियर पुलिस अफसर्स ने खतरा उठाते हुए अपने जूनियर अफसर को छोड़ते हुए, बिना सिक्योरिटी गार्ड लेते हुए काम पर मेरे पास समय नहीं है, ये कोई पहली मेरे पास समय नहीं। नबी गद्दारों की भाषा बोल रहे हैं, राष्ट्रीय चैनल पर माफी मांगनी चाहिए। ये लोग कहीं जाए ना जाए, लेकिन कांग्रेस नेता सेपरेटिस्ट से मिलने जाते हैं। मणिशंकर को हमने देखा था, 20 सेकंड। गद्दारों की भाषा बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। मीम अफजल, ये कहीं जाए ना जाए, कांग्रेस के नेता सेपरेटिस्ट के पास क्यों जाते हैं सर? वो क्यों मिलते हैं उनसे? आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, आपकी बातें दूसरे कांग्रेस नेता क्यों नहीं मानते? टेररिस्ट तो टीवी पे नहीं आते, टेररिस्ट के पैरोकार आ जाते हैं। मीम अफजल साहब, सबसे पहले आतंकवादियों की पैरवी करने लोग टेलीविजन पे आ जा रहे हैं। जो कुछ भी कश्मीर में आज हुआ है वो एक और सिग्नल है, देखिए, जब ये फौज के साथ तसादुम हो रहा था और पथराव हो रहा था, तो मैं उनमें बार बार याद दिला रहा था कि ये वही फौज है जिसने सैलाब के दिनों में सबसे ज़्यादा कश्मीरी अवाम की रक्षा की थी, उनकी जान बचाई थी, बाद में उनका ख्याल रखा था, उनको खाना पहुंचाने का काम किया था, उनकी ज़बरदस्त किस्म से कहना चाहिए कि मदद की थी, और उसकी तारीफ पूरे कश्मीर में हर जगह होती थी। मैं खुद वहां गया हूँ, समय नहीं है, जल्दी पूरा कीजिए। आंखों से किस तरह लोग रो रो करके कश्मीर फौज के लोगों की तारीफ कर रहे थे। और आज ये पोजीशन जो आ रही है
मैं इससे समझता हूं कश्मीर को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा। चलिए बहुत शुक्रिया सर आप आपका। मैंने आपसे सवाल कर पूछा रहे था हैं। कि सेपरेटिस्ट उसके के बाद पास आप कांग्रेस पुलिस के नेता वालों के क्यों भी जाते अपने हैं, खिलाफ कर रहे हैं, क्यों जो आप आपकी उन हिफाजत के लिए लोगों से मिलते हैं, और आप तो इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, आपके दूसरे नेता इन बातों को क्यों नहीं मानते? सवाल का जवाब नहीं मिला। मुझे उम्मीद है कि आप अगली बार इस सवाल का जवाब देंगे। फिलहाल गद्दारों पर एक्शन का इंतजार हम सब कर रहे हैं। और नबी साहब को एक बात बता दूं, आप बेचारा मत कहिए मीरवाइज उमर फारूक को, क्योंकि पूरा देश जानता है कि किस तरह से कश्मीरी पंडितों को भगाया गया कश्मीर से, और उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ ही हुर्रियत नेताओं का, इन कश्मीर सेपरेटिस्ट का है। फिलहाल इन्हीं सेपरेटिस्ट के लिए जाते जाते आज हम एक मैसेज छोड़ के जाते हैं मोहम्मद अयूब के परिवार की तरफ से। सुनिए वो क्या कह रहे हैं, और सुनिए कि कश्मीर का एक आम कश्मीरी क्या चाहता है। बिग स्टोरी बिग डिबेट में बस इतना ही। ये मैसेज जरूर सुनिए। हम इंडियन हैं, हम इंडियन हैं। हाँ, हम हैं। हमारे अंकल को मारा इन्होंने, हमारे अंकल को मारा इन्होंने। मैं उसकी बहन हूं।